नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी के लेखक हैं मोनिका जी। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यार, क्या फिल्म थी। ऐसा लग रहा था कि सच में कोई मम्मी आकर लिपट जाएगी। संदीप ने झुरझुरी लेते हुए कहा। जरीना बोली, हाँ यार, मजा आ गया। क्यों ना हम मिलकर प्रैंक करें राधिका के साथ। मम्मी का कॉस्ट्यूम पहनकर, क्या बोलते हो? नहीं, इस बार नहीं। पिछली बार जो जूही के साथ किया वो अब तक मुझे याद है। कुणाल पसीने पोंछते हुए बोला। तू तो डरपोक का डरपोक ही रहेगा। जूही को हार्ट अटैक आ गया तो हमारा क्या कसूर? संदीप ने झिटकते हुए कहा तो कुणाल चुप हो गया। संदीप, कुणाल, जरीना तीनों को टिकटॉक और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का बड़ा शौक था। इन चक्करों में वो किसी भी हद तक चले जाते थे। तीनों लगभग सामान्य उम्र के थे, 20-21 वर्ष के। अपने कॉलेज में भी शरारत करते रहते थे। पिछले साल सर्दियों में उन्होंने जूही को नकली भूत बनकर डराया। न्यू ईयर की पार्टी थी उनके हॉस्टल में। सब मजे कर रहे थे। कॉलेज में साथ पढ़ने वाली जूही बेचारी वॉशरूम गई तो संदीप ने भूत का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे डराया। जरीना वीडियो अपलोड कर रही थी। अपने सामने भूत देखकर जूही को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ये देख उनके होश उड़ गए और घबराकर भाग निकले। जूही को बाद में किसी और लड़की ने देखा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद केस बंद कर दिया। कुछ दिन तक शांत रहे। आज मम्मी रिटर्न मूवी देखकर संदीप को फिर से किसी को डराने का आइडिया मिल गया। यार, इस बार कुछ अलग करते हैं। मैंने सब सोच लिया है। मेरे मामा जी को पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बड़ा इंटरेस्ट है। वो आज हमारे घर आ रहे हैं। तुमने सड़क के पार उस वीराना म्यूजियम के बारे में सुना है ना, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ सुरक्षित रखी मम्मी रात को जिंदा हो जाती है। चौकीदार भी कोई नहीं टिकता। अब उसे बंद करा दिया गया है। मामा जी वहाँ जाकर सच पता करना चाहते हैं। हम भी साथ चलेंगे और पूरी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर वीडियो अपलोड कर देंगे। क्यों किसी को डराना? कुणाल ने सुझाव दिया। हम एंटरटेन ऐसे ही करते हैं, बहुत मजा आएगा। जरीना की आवाज थी। ठीक है, तुम दोनों राजी तो मैं क्या बोलूं। वैसे कब जाएंगे वहाँ? कल शाम को। ठीक है, कब मिलना है फोन पर बता देना, जरीन ने कहा और अपने घर चल पड़ी अपनी स्कूटी पर। वो दोनों भी बाइक से चले गए। कुणाल के मामा वीर सिंह थे तो रिटायर फौजी पर रहस्य, रोमांच और भूत प्रेत में खास रुचि रखते थे। अपने देश की लगभग सारी हॉन्टेड जगह पर जाकर देख चुके थे। अपने साथ वो खुद का इजाद किया हुआ एक यंत्र रखते थे जिसमें कई प्राकृतिक हलचल रिकॉर्ड हो जाती थी। अब तक तो उन्हें कोई भूत प्रेत ना दिखा, पर जब उन्होंने न्यूज़पेपर के पन्नों में उस वीराना म्यूजियम में बसी पुरानी मम्मी के जिंदा होने का पता चला तो उन्होंने इसका सच जानने की ठानी। एक दिन कुणाल के घर आराम कर रहे उन्होंने शाम के वक्त वहां जाने की सोची, क्योंकि रात को ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। कुणाल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे और उनके दोस्तों को भी ले जाएं। वो मान गए और आज वो उस वीराना म्यूजियम के बाहर खड़े थे। जरीना, संदीप और कुणाल बहुत जिज्ञासा थे। एक पुराना मगर मजबूत ताला लगा था। एक विशाल गेट पर वीर सिंह ने पहले ही केआर टेकर से चाबी ले ली थी, जो कभी वहां कदम नहीं रखता था डर के मारे। चरचर की आवाज से गेट खुला
और वो अंदर चल पड़े। बड़ी बिल्डिंग थी जिनमें एक विशाल हॉल नुमा कमरा था। वो वहाँ गए तो एक ताबूत कांच के अंदर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई मम्मी को देख हैरान रह गए। ये तो वही डरावनी मम्मी है, मैं तो डर गई जी। संदीप ने तंज कसा। मामा जी कमरे का तापमान नोट कर रहे थे और यंत्र को भी फिट करने में जुट गए थे। बच्चों चुप करो, उन्होंने मुंह पर उंगली रख ही ली। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया। वीर सिंह को यंत्र में कुछ हलचल दिखी। एक पल के लिए जैसे कुछ गुजरा वहां से, फिर सब शांत हो गया। कुणाल और जरीना बड़े ध्यान से वीर सिंह पर नजर गड़ाए थे और संदीप का ध्यान मम्मी पर था। उस मम्मी वाले बॉक्स के ऊपर एक किताब और एक घंटी थी जिसे उसने उठा लिया। चलो बच्चों, अब चलते हैं, जो कुछ भी होगा कल रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वीर सिंह ने कहा। बस इतना ही था। जरीना बोल पड़ी, बेटा ये यंत्र बता देगा कल की क्या मम्मी कांच के ताबूत से उठी। सब चले गए। संदीप तो बहुत खुश था। घर जाकर उसने उस किताब को उलट पुलट कर देखा तो लिखाई समझ नहीं आई। गुस्से में घंटी बजाने लगा। ऐसा करते ही मानो कोई तूफान आ गया। एक एक कमरे की लाइट चली गई। जब उसने मोबाइल की लाइट कमरे में डाली तो एक सफेद कपड़े में मम्मी दिखी उसे एक कोने में। उसने बार बार पलक झपकाई, ये सच है या सपना। OMG, एक मम्मी। कमरे में सीलन और सड़ी हुई कचरे की गंध फैल गई। संदीप को थोड़ा अजीब लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की पर दरवाजा ना खुला और मम्मी उसके पीछे खड़ी थी। जब वो पलटा उसने अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकाला और संदीप पर डाल दिया। आश्चर्य संदीप भी मम्मी में बदल गया। उस पुरानी मम्मी ने किताब और घंटी को लिया और गायब हो गई। पीछे रह गया संदीप मम्मी बनकर। नहीं, प्लीज मुझे मम्मी मत बनाओ, हलक फाड़कर संदीप चिल्लाया तो सब उसकी ओर देखने लगे। तुम अपना प्रैंक अपने पास रखो, कुणाल चढ़कर बोला। मैं तो यहाँ हूँ पर मुझे लगा मैं घर पर हूँ और मम्मी मुझे मम्मी बनाकर चली गई, संदीप डरकर बोला। लेकिन हम यहाँ हैं और तुम भी। मम्मी तो लेटी है चुपचाप। डर गया था वो पर जाहिर नहीं किया। फिर सब अपने घर चले गए। वीर सिंह भी खाना खाकर सो गए। संदीप को नींद नहीं आ रही थी। उसने कमरा अच्छी तरह से चेक किया, फिर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद लगा कि कोई दर्द भरी आवाज में रो रहा है। संदीप ने देखा कि कोने में मम्मी बैठी हुई है। वो एकदम उठा और भागना चाहा, लेकिन दरवाजा ना खुला। मम्मी ने अपने चेहरे की पट्टी हटा दी तो वो चेहरा देख संदीप की आंख फट पड़ी। जूही तुम? मम्मी, लेकिन तुम तो मर, वो हकलाया। प्रैंक क्या तुम ही खेल सकते हो? मैं भी कई दिनों से भटक रही थी बदला लेने को, पर मैं कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर तुम जब म्यूजियम गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे लग गई। वहाँ मम्मी के पास जो बुक थी उसे मैं पढ़ सकती थी। उसमें एक मंत्र लिखा था जिससे किसी को मम्मी की शक्तियाँ मिल जाती हैं। वो मंत्र पढ़ा और उन शक्तियों का कमाल अब तुम देखो। उसने बिजली की फुर्ती से संदीप को जकड़ लिया और संदीप एक पल में मम्मी बन गया। मुझे प्रैंक करके मार डाला तुम लोगों ने, अब प्रैंक सबके साथ होगा, कहकर मम्मी के रूप में जूही भयानक ढंग से हंसी। एक गया और दो बाकी हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। रात के करीब 11:30 बजे का समय, बारिश का मौसम, पूरे रास्ते में जगह जगह जल भराव, साए साए करती हुई हवा, काली अंधेरी रात, चारों तरफ पसरा हुआ अंधेरा और उसी बीच 24-25 वर्ष के लगभग दो व्यक्ति, मुकेश और अजय, दूसरे गांव की शादी समारोह से अपने गांव घर लौट रहे हैं। वैसे तो माहौल में एक अजीब सा डर का साया छुपा हुआ है
परंतु एक बात इस समय जो सबसे अच्छी है वो है कि मुकेश और अजित दोनों ही स्वभाव के काफी साहसी और हिम्मती व्यक्ति हैं। मुकेश जो उन दोनों में अधिक बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि इस भय भाव वातावरण को थोड़ा हल्का करने के लिए क्यों ना आपस में आराम से बात करते हुए घर जाया जाए। सच कहूँ तो मुकेश ये तो अच्छे से समझ चुका था कि उनके घर पहुँचने में कुछ अधिक ही देर हो गई है। ऊपर से मौसम भी काफी खराब है। एक बात और जो उनके मन में हलचल पैदा कर रही थी और वो मन ही मन उस बात को भुलाने के लिए खुद से ही लड़े जा रहा था, और वो ये कि इस रास्ते से इतनी देर रात का सफर खतरे से खाली नहीं है। परंतु जो अजित है उसे मूर्ख तो नहीं कह सकते, किंतु बुद्धिमान भी नहीं। तभी मुकेश अपने दोस्त अजित से बोलता है, यार ऐसे चुपचाप मत चल, कुछ बातचीत करते हुए चलते हैं, मजा भी आएगा और रास्ता भी आराम से कट जाएगा। इस घुप अंधेरे और खराब मौसम में यदि हम चुपचाप चलेंगे तो मन में डर घर कर जाएगा। ये सुनकर अजित बोलता है, हाँ यार तू ठीक बोल रहा है, और पता है मुझे तो तुझे एक जरूरी बात ही बतानी थी। अपने वो अंकल जी थे ना, जब हम मैदान में खेलते हैं तो अक्सर हमें नजर आते हैं और कहते हैं कि बेटा खेलते समय जरा मेरी साइकिल का ध्यान रखना। अरे वही जो कभी कभी खाने की चीज भी दे देते हैं। मुकेश बोलता है, हाँ हाँ पहचान गया, आगे बोल, तू क्या बोल रहा था। तभी अजित बोलता है, हाँ तो वो अंकल जी ने आज सुबह ही आत्महत्या कर ली है। उनकी लाश उन्हीं के पंखे पर लटकी हुई मिली है। और तो और मेरा एक दोस्त तो कह रहा था कि उनकी आंख पूरी की पूरी खुली हुई थी, जैसे सबको आंख फाड़ के देख रहे हों। उसकी बात सुनकर मुकेश की रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। अचानक से अच्छे खासे ठंडे दिन में भी मुकेश के माथे से पसीने की बूंद उसके गले से लुढ़क जाती है। उसके मन में अजीब सी हलचल महसूस होती है। बार बार उन अंकल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आने लगता है। उसे तो पता भी नहीं था कि कल ही जिस अंकल से उन लोगों ने इतने प्यार से बात की थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजित अब भी माहौल की गहराई को ना समझते हुए उसी बारे में बोले जा रहा होता है। तभी मुकेश उसको बीच में टोकता है और बोलता है, इतनी रात को इतनी खराब मौसम में हम दोनों अपने परिवार से घर से इतनी दूर इस मौसम अंधेरे रास्ते में अकेले चल रहे हैं, और तुझे बोलने को बस यही बात मिली थी। ये तूने बात करके माहौल हल्का किया है या उसको और ज्यादा भारी किया है। ये सुनकर अजित एक बेवकूफों वाली हंसी हंसता है और बोलता है कि चल छोड़, ऐसे ही चुपचाप चलते हैं, वही सही रहेगा, वरना मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल देता हूँ। और दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ होता है, और तभी उनके गांव और दूसरे पड़ोस के गांव के बीच में एक नदी पड़ती है। दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं। उस नदी में पानी तो ज्यादा गहरा नहीं है, पर उसको चलकर पार करना पड़ता है। पर इस समय वो नदी पार करना भी उन दोनों के मन में एक भय पैदा कर रहा होता है। इसलिए उस नदी में पैर रखने से पहले ही मुकेश हाथ में एक लंबा सा डंडा उठा लेता है और धीरे धीरे नदी पार करने लगता है। और अजित मुकेश के कंधे को पकड़कर उसके सहारे आगे बढ़ता है। नदी धीरे गति से बह रही होती है और वो दोनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। लगभग 7 मिनट चलने के बाद उनके घुटने के भी थोड़ा ऊपर उनके पेट पूरा गीला हो चुका है और दोनों नदी भी पार कर चुके हैं। नदी से बाहर आकर सबसे पहले अपने जूते को वापस पहन लेते हैं, जो उन्होंने नदी में उतरने से पहले ही खोलकर हाथ में ले लिए थे। अब नदी से निकलकर दोनों फिर से पक्की सड़क पर आ जाते हैं और आपस में छोटी मोटी बात करते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ है और दोनों अपने पैर बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वैसे वो रास्ता तो पक्का और अच्छा बना हुआ है, परंतु उस रास्ते के दोनों तरफ घनी और बड़े बड़े पेड़ हुए हैं और उन पेड़ों के बाईं तरफ एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। रास्ते के किनारे दोनों तरफ घनी घनी हरी घास, जंगली पेड़ के झाड़ उगे हुए हैं और उन झाड़ियों के बीच से आती है जुगनुओं की आवाज। ये वातावरण और इसमें अजित की वो बात मुकेश के दिमाग को बुरी तरह गोल गोल घुमाती रहती है,
क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो माहौल की गहराई को समझते हुए जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाना चाहता है। दोनों बिना रुके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर उनके घर के रास्ते वाला मोड़ आने में अभी लगभग 10 मिनट की दूरी रह गई होती है। मुकेश अपनी सोच में डूबा हुआ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की फिराक में है और उसने अजीत के हाथ को कस के पकड़ रखा है और उसे बोला है कि ऐसे अकेले रास्ते में कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और मौसम के गूंजने की आवाज होने लगती है। मुकेश चुपचाप आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अजीत पास के आम के बगीचे की तरफ देखता है तो उसके मन में अचानक खौफ भर उठता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई सफेद चीज लहराती हुई दिखती है। पर जब बिजली की रोशनी कम होती है और अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखता तो वो सोचता है कि उसके मन का भ्रम होगा। फिर भी उसके मन में अब कुछ हलचल सी होने लगती है और वो मुकेश को कहता है, यार मुकेश, बुरा मत मानना यार, मुझे लगा कि अभी आम के बगीचे में मैंने कुछ देखा। ये सुनते ही मुकेश भी हिल जाता है, पर धीरज रखते हुए बिना डर को जताए उससे पूछता है, क्या देखा बे? तभी अजीत उससे बोलता है, यार मुझे लगा मैंने पेड़ के पीछे लटका हुआ कुछ देखा। ये सुनते ही मुकेश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसे समझाते हुए बोलता है, देख मेरी बात ध्यान से सुन, रात बहुत हो चुकी है और ये सब तेरा भ्रम है, पर तुझे मेरी कसम दोबारा उधर की तरफ मत देखना और चुपचाप जल्दी से जल्दी अपने गांव आगे बढ़। अजीत उसकी बातों का बहुत अच्छे से पालन करता है और जल्दी से जल्दी पाँव आगे बढ़ाने लगता है। तभी डरे अजीत को अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहते हैं ना दोस्त, जब इंसान डरता है जो नहीं करना होता है वो गलती उससे हो जाती है। ऐसा ही कुछ अजीत के साथ भी हुआ था। वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी सांस अटक सी जाती है। वो देखता है कि उसने लगभग 30 से 40 फुट दूर हवा में कोई सफेद चीज जो कपड़े जैसा लग रहा है वो लटके हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क में अगर कोई कपड़ा अटका भी हुआ है तो उसे किसी पेड़ के सहारे की जरूरत है। वो किसी शून्य में लटक तो नहीं सकता, तो ये सड़क के बीचों बीच कपड़ा किस चीज के साथ अटका हुआ है। अब वो बुरी तरह से डर चुका है और तुरंत मुकेश को ये सब बात बताता है। मुकेश भी इतना होशियार है कि उससे बात करने के बहाने हल्का सा पीछे मुड़कर उसे देख लेता है। अजीत डर से थर थर कांपने लगता है और बार बार मुकेश से पूछता है कि यार बीच सड़क में जब कोई कपड़ा ही नहीं है तो ये कपड़ा अटका किस चीज से हुआ है। मुकेश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बोलता है, सड़क से पत्थर उठा और वो दोनों अपने हाथ में और शर्ट में जितने भी पत्थर इकट्ठे करके अपने पास रख लेते हैं और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। पुराने समय में हमेशा ये कहावत चलती आई है कि ये सब शक्तियाँ हमेशा अकेले बंदे पर अधिक हावी होती है, दो लोग साथ हो तो ये अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वो दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के चलने लगते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। अब अजीत में एक खास बात है कि वो हर मंगलवार मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करता है। तो वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, पर वो कपड़ा अभी भी वैसे ही लटका हुआ है और उनका पीछा करते जा रहा है। वो दोनों भी बगैर अपना भय उजागर करे बस चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये दुनिया डराने वाले को अधिक डराती है और जो नहीं डरता उसको कोई नहीं डरा सकता। दोनों लंबे लंबे कदमों से बस आगे बढ़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उनका साहस जवाब दे देता है, क्योंकि वो सफेद चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दोनों अंदर तक हिल जाते हैं और अपने पास इकट्ठे किए हुए पत्थरों को ताबड़तोड़ उस सफेद चीज के ऊपर फेंकने लगते हैं, परंतु उसका उस सफेद चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो दोनों अपनी आंख से देखते हैं कि वो पत्थर बगैर उस कपड़े को टकराए उसके आर पार निकल रहे हैं और वो वैसे ही अपने स्थान पर लहराती हुई आगे बढ़ती जा रही है। अब वो दोनों साहस और लिखी लिखाई पढ़ाई बात को सबको एक तरफ रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागते हैं। परंतु भागते हुए वो जब भी पीछे देखते तो
वो कपड़ा उनके अपने से उतनी ही दूरी पर नजर आता जितना वो पहले था। वो दोनों अंदर तक खौफ से भर चुके होते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते दोनों उनके घर के रास्ते वाले मोड़ तक पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही अंधेरी रात में सफेद चीज वही उनका पीछा कर रही है। पर वो दोनों इस बार बहुत तेजी से बिना अपने कदम बिना रोके बिना पीछे देखे भागते रहते हैं और तभी मुकेश का घर आ जाता है। वो दोनों तेज तेज दरवाजा पीटते हैं और बिना पीछे देखे मुकेश के घर में घुस जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। पर उनकी हालत देखकर मुकेश की माँ बहुत घबरा जाती है और उनके पिता को बुला कर ले आती है। जब उनके पिता पूछते हैं तो दोनों अपने साथ घटी हुई इस भयानक घटना को उनको कह सुनाते हैं। तब मुकेश के पिता हाथ में डंडा लिए घर से बाहर निकलते हैं और दोनों तरफ मोड़ पर अच्छे तरह से नजर डालकर देखते हैं, पर उन्हें पूरे रास्ते में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। फिर तब जाकर मुकेश के पिता अजित को उसके घर छोड़ आते हैं। अब वो दोनों काफी बड़े और समझदार हो गए हैं, पर इसके बावजूद अपने साथ घटी उस भयंकर घटना को दोनों आज तक नहीं भुलाए हैं। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।